आवाज आ रही है सबको? आपकी नहीं आ रही यार। अनुभव जिंदल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो कौन से चैप्टर कर रहे थे हम? हाँ जी, कौन सा चैप्टर कर रहे थे? पिछली बार कौन सा किया था? मेरी आवाज आ नहीं रही किसी को? सर पिछली बार फंडामेंटल राइट्स और नेशनलिज्म इन यूरोप किया था। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है कि आपको कौन से चैप्टर, पहले वो बता दो आपकी, आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम लग रही है, वो वाले पहले कर लेंगे। सर ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी का कौन सा? सर वो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज और चलो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पहले मिनरल्स वाला कर लेते हैं। चलो एक मिनट रुको बस। स्ट्रेटजी। आपके एग्जाम की डेट आ गई, आपको पता लग गया? यस सर। ओके, चलो मिनरल्स वाले से स्टार्ट करते हैं फटाफट। बता दूंगा, कोई बात नहीं, क्या क्या करोगे वो भी बता दूंगा। चलो, तो मिनरल्स वाले अगर चैप्टर को हम करेंगे तो मिनरल्स वाले चैप्टर में हमने, ये बताओ, नेशनल पार्क्स कर लिए थे? यस सर। अच्छा, एक ये बताओ कि टाइम जोन सबको आता है निकालना? शायद मैंने करवा भी दिया था। यस सर। चलो, ये चीजें तो आपको आती हैं, गुड। ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। चलो, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, देखो मिनरल जो है वो किसी भी चीज के लिए जो हम यूज करेंगे एज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो हम उसको बेसिकली क्या कह देते हैं? मिनरल कह देते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करोगे तो। मतलब आप कह सकते हो कि वो चीजें जो किसी ना किसी तरह के आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं, इन फॉर्म ऑफ मेटल कह सकते हो, इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स कह सकते हो। तो उसके लिए हमें इस चैप्टर को जो वो डाला गया है इसके अंदर, कि हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल जो हैं वो हम जो है वो बेसिकली यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हो मिनरल जो हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि हमारा जो जितना भी मशीनरी स्ट्रक्चर है, इवन आपके हाथ में मोबाइल है या कोई भी चीज आप यूज करते हो, तो उसमें मिनरल का ही यूज हुआ है। सारी चीज जो है वो किसी ना किसी तरह से मिनरल से ही बनी हुई है। तो मशीनरी है, चाहे कुछ भी है, इवन कार्स हैं, बसेस हैं, एरोप्लेन्स है, ये सारी चीजें जो है वो मिनरल से ही बनी हुई हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है। अगर आप मिनरल्स को जनरल तौर पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम उसको तीन तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। तीन तरह से मतलब है, एक हम क्लासिफाई करते हैं मेटेलिक मिनरल्स, एक हम करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, एक हम करते हैं एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, अगर आप मेटेलिक की बात करोगे तो मेटेलिक के अंदर जो है वो हम बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मेटेलिक की भी अगर आप बात करोगे तो इसमें हम एक फेरस ले लेते हैं, एक नॉन फेरस ले लेते हैं, ठीक है, एक हम प्रीशियस स्टोन्स ले लेते हैं, प्रीशियस स्टोन्स। तो फेरस में तो आपको पता ही है जनरली कौन सा आएगा, जिसमें आयरन होगा, तो आयरन ओर आ जाएगा, इसमें आयरन ओर्स आ जाएंगे, मैंगनीज आ जाएगा, इसमें निकल आ जाएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स आपकी किसकी हैं? फेरस की। नॉन फेरस की अगर एग्जांपल लोगे तो इसमें कॉपर आ जाएगा हमारे पास, कॉपर आ जाएगा, इसमें बॉक्साइट आ जाएगा। अगर प्रीशियस स्टोन्स की बात करोगे तो गोल्ड, पिछली बार गोल्ड माइन पूछी हुई है, गोल्ड, सिल्वर, तो इवन आप प्लेटिनम कह सकते हैं, टाइटेनियम कह सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी। तो आप यहाँ पे इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक मतलब जिसमें हम जनरली उसको मेटल की फॉर्म में यूज नहीं करते, जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, मार्बल, मार्बल,
सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, इवन नमक हो गया हमारे पास, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटेलिक हैं। एनर्जी रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहां पे पेट्रोल निकलता है वहीं से नेचुरल गैस निकलती है, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो कोल एंड पेट्रोलियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आयरन ओर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आयरन ओर। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कॉपर माइंस, बहुत ही फेमस कॉपर माइंस। बॉक्साइट की कर लेंगे लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आयरन और बहुत ज्यादा, कॉपर बहुत ज्यादा, गोल्ड की हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली करेंगे, कोल करेंगे, पेट्रोलियम रिजर्व करेंगे, इवन मैं आपको न्यूक्लियर पावर भी करा दूंगा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी यहाँ पे करवा देता हूँ। तो सबसे पहले यार मिनरल्स को निकालने के तो बहुत से तरीके हैं, है ना। मिनरल्स को हम लाइक आप कह सकते हो क्वेरिंग के थ्रू निकालते हैं, माइनिंग करते हैं हम, तो हम निकाल सकते हैं। या आप कह सकते हो कि मिनरल जो है वो हम समुद्र के नीचे से भी एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सी डीप सी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम उसको निकालते हैं। बहुत से मिनरल्स हैं जो अलग अलग तरह की सॉइल में पाए जाते हैं। तो आपने ये कुछ भी याद नहीं रखना कि कहाँ पे जो है वो कौन से मिनरल है, ये याद रखना है, ना कि ये याद रखना है कि एज सच ये वाले मिनरल जो हैं वो मतलब कौन सी सॉइल पे पाए जाते हैं। ये आपको सॉइल वाइज कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ अपने लोकेशन जो है वो मेन तौर से याद रखनी है। तो हम अगर आयरन ओर की बात करते हैं तो सबसे पहले आयरन ओर की बात कर रहे हैं। आयरन ओर की अगर हम बात करेंगे तो आयरन ओर में सबसे फाइनेस्ट ओर बताओ आयरन ओर का कौन सा है? फाइनेस्ट कौन सा है? फाइनेस्ट किसी को भी नहीं पता? एक आंसर आया है, दो आए हैं, दोनों अलग अलग आए हैं। कोई कह रहा है मैग्नेटाइट, कोई कह रहा है हेमेटाइट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर करना है हमने। अच्छा, सबसे अगर आप देखोगे हाई कंटेंट ऑफ आयरन जो है वो आपको मिलता है कहाँ पे है? मैग्नेटाइट में मिलता है। इसमें मिलता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है दैट इज हेमेटाइट, हेमेटाइट। तो याद रखना है। और कौन कौन सी? अच्छा और बताओ आयरन ओर की एग्जांपल, और बताओ मैग्नेटाइट हेमेटाइट के बाद क्या आता है? किसी को नहीं पता? एक आंसर आया, इग्नियस आ गया। अच्छा और कोई? और कोई? अच्छा मेटामॉर्फिक आ गया। और किसी को नहीं पता? चलो, एक हमारे पास होता है लिमोनाइट, याद रखना आपने। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? एक मिनट। अब देखो, अब ठीक आ रही है? पहले भी ठीक आ रही थी, ओके। चलो, तो अब तीसरे नंबर पे लिख लो आप। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आएगा? लिमोनाइट। कई बार पूछ लेता है वो, जैसे कोल का पूछ लेता है। और चौथे नंबर पे आता है सिडराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट, these are the four iron ore according to the you can say quality. लाइक मैग्नेटाइट में ऑलमोस्ट 70 से 75% तक आयरन और आपको मिल जाता है। यहाँ पे आयरन की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसमें। हेमेटाइट में ऑलरेडी जो है वो इसमें आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो है वो आयरन होता है। लेमोनाइट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लेमोनाइट के अंदर जो है वो लाइक 50 के आसपास। ड्राइड जो है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 10% का डिफरेंस जो है वो हर आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट तो पता ही है, तो लेकिन उसके साथ याद रखना है लिमोनाइट और सिडराइट भी आपके पास आता है। अब बात आती है कि ये मिलते कहाँ पे हैं।
तो ये आपको मिलेंगे इंडिया के 4 एरियाज में। कहाँ पे मिलेंगे? इंडिया के 4 एरियाज में आपको मिलेंगे। और वो 4 एरिया हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो बेल्ट मिलेगी, वो मिलेगी ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट फाइनेस्ट कौन था इसमें से? ये मैंने सीरियल ऑर्डर में लगाया था। फाइनेस्ट इज द मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट। ये देखो क्वालिटी लिखी हुई है साइड पे, 70 to 75, 60%, 50% एंड 40%। ये अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ही है। फाइनेस्ट इज मैग्नेटाइट एंड लीस्ट क्वालिटी इज सेटेराइट। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सबसे पहले ओडिशा झारखंड वाला एरिया, ओडिशा झारखंड वाला एरिया। ठीक है, फिर आपने याद रखना है, इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़ वाला एरिया जिसको हम कहते हैं दुर्ग बस्तर एरिया। कौन सी बेल्ट? दुर्ग बस्तर बेल्ट, दुर्ग बस्तर बेल्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ मेन आ जाएगा इसमें। फिर आ जाएगा आपके पास ये वाला एरिया, दिस इज कर्नाटका, जिसको हम कहते हैं कुद्रेमुख वाला एरिया या बल्लारी वाला एरिया। बेसिकली कर्नाटका लिख सकते हो आप। एक इसके ऊपर ही आपको हल्का सा एरिया मिलेगा, हल्का मतलब बिल्कुल ही एक ही जो है वो बेल्ट है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 बेल्ट है इंडिया के अंदर जहां पे आपको आयरन ओर मिलता है। ये कलेक्टिवली है ना, आयरन ओर यहाँ मिलते हैं, या इनका कोई और नहीं, ये कलेक्टिवली है, कलेक्टिवली है। मैं कलेक्टिवली लिखवा रहा हूँ, बस ऐसे नहीं लिखेंगे इसमें कौन सा मैग्नेटाइट मिल रहा है, हेमेटाइट, ऐसे कुछ नहीं लिख रहे। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे आयरन ओर मिलता है, इतना याद रखना है। तो 4 बेल्ट पहले आपने याद रखनी है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा और झारखंड इकट्ठे हैं। दुर्ग बस्तर बेल्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ से याद रखियो, स्टेट वाइज याद रख लो। कर्नाटका मतलब बेल्लारी वाली होगी। महाराष्ट्र गोवा, तो यहाँ पे एक ही माइन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, रत्नागिरी। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में आपको बहुत ही फेमस माइंस मिलती हैं उड़ीसा झारखंड वाले एरिया में। और उड़ीसा झारखंड इसलिए भी फेमस है क्योंकि अगर आप देखोगे सेकंड, आप इवन फर्स्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है वो आप कह सकते हो कि जनरली इसी एरिया में जो है वो पाई जाती है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ही मैक्सिमम जो है वो आयरन ओर पाया जाता है, मैक्सिमम आयरन ओर इसी बेल्ट में। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। अब जो आयरन ओर यहाँ पे पाए जाते हैं वो कौन कौन सी माइंस में पाए जाते हैं? यस, एक ने आंसर बताया सक्षम ने, बदम पहाड़ माइंस, बदम पहाड़ माइंस बहुत ही फेमस है। बदम पहाड़ माइंस जो है वो यहाँ पे पाई जाते हैं। और ये बदम पहाड़ जो माइंस हैं ये आपको मिलेंगी कहाँ पे? ये इसका एरिया तो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे, मयूरभंज। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पाई जाती है ये? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, BHANJ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। यस, इसको क्यों जहार डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो, इसके पास ही है वो भी। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाई जाती है, लिख सकते हो इसको। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक माइन पाई जाती है, बदम पहाड़ माइंस। अब मुझे बता सकते हो कि ये जो माइन है बेसिकली मयूरभंज, या आप कह सकते हो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है मेन, मतलब कौन सी स्टेट में आ जाती है ये मयूरभंज या बादाम पहाड़ माइंस? क्योंकि दो ही है हमारे पास, या तो उड़ीसा होगा या फिर झारखंड होगा। तो ये उड़ीसा वाली साइड पे पाई जाती है। तो स्टेट वाइज थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि आपको वहां पे मार्किंग में आ सकता है क्वेश्चन, मार्क करो, आपको प्लॉट करना होगा तो प्लॉट में आपको याद होना चाहिए दिस इज पदम पहाड़ माइंस, मयूरभंज या केदुजहार या केंदुजहार या केओजहार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। दूसरी आजो जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि हेमेटाइट ओर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो मिलता है। और ये माइंस है हमारे पास गुआ, गुआ एंड नोआमुंडी। गुआ एंड नोआमुंडी बहुत ही फेमस है। गुआ एंड नोआमुंडी ये आपको मिलेंगे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ही फेमस। हाँ, सुंदरगढ़ भी फेमस एरिया है, लेकिन आप वैसे तो पूरे झारखंड में आपको आयरन ओर मिल जाएगा। ये तो मैं इंपॉर्टेंट माइंस लिखवा रहा हूँ, तो ऐसे तो बहुत सी माइंस है आयरन ओर की जो आपको मिलेंगी। गुआ और नोआमुंडी ये आपको मिलेंगे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ऑफ झारखंड। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस है हेमेटाइट के लिए। यहाँ पे मैग्नेटाइट भी मिलता है, हेमेटाइट के लिए ज्यादा फेमस है।
तो गुआ, नावमुंडी, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है 2 माइंस होगी। बदम पहाड़ माइंस जो हैं वो आपको उड़ीसा में मिलेंगी, झारखंड वाले एरिया में। तो ये माइन आपने याद रखनी है, बहुत ही फेमस है दोनों की दोनों। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद अगली बेल्ट आ जाओ हमारे पास, दुर्ग बस्तर बेल्ट। दुर्ग बस्तर बेल्ट मेन एरिया छत्तीसगढ़ इसका, ठीक है। हाँ प्रीवियस स्लाइड लिख लो, कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट। करें आगे। ये दोनों एक ही स्टेट में है, ये दोनों सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको, गुआ भी, नोआमुंडी भी, दोनों एक ही स्टेट में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद अगला एरिया आ जाओ हमारे पास सेकंड नंबर पे, दुर्ग बस्तर। तो मैं दुर्ग बस्तर बता रहा था, मेन स्टेट जो है वो कौन सी है इसमें, छत्तीसगढ़ है। मेन स्टेट छत्तीसगढ़, उसमें दोनों थी, इसमें छत्तीसगढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगी यहाँ पे माइंस। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगी एक बहुत ही फेमस माइन, हेमेटाइट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि मैग्नेटाइट तो वैसे भी इंडिया में कम है, हेमेटाइट ज्यादा है। तो हेमेटाइट की मिलेगी आपको, वो है हमारे पास बैलाडीला माइन, बहुत ही फेमस है, अंडरलाइन कर लियो, बैलाडीला माइंस। माउंटेनियस एक एरिया है छोटा सा बैलाडीला, तो वहां पे ये मिलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब सबसे फेमस है, आप कह सकते हो ये सबसे फेमस है। हाँ झारखंड में सुंदरगढ़ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड में सुंदरगढ़ लगा सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है वहां पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लगा सकते हो आप। ऐसे वहां पे एक और भी आती है, उड़ीसा वाली साइड पे जाओगे तो वहां पे आपको एक कोरपुट माइंस भी मिल सकती है, कोरापुट माइंस। चलो, तो छत्तीसगढ़ वाली याद रखनी है, बैलाडीला माइन बहुत ही फेमस है, मतलब सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ में यहाँ से ही जो है वो यूज किया जाता है। और एक हमारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, वो यहीं से जो है वो सारा का सारा आयरन और जो है वो लेके जाता है, यहीं से जो है वो विशाखापट्टनम वाले साइड पे जाता है, और यहीं से हम जो है वो आगे आप कह सकते हो बेचते हैं अलग अलग जगह पे। चलो नेक्स्ट, इसको सबसे ज्यादा वो आप कह सकते हो स्टील मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से जापान में, साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट करते हैं हम, और इवन हमारा जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है वहां पे हम इसको यूज करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो नोआ मंडी हम कर चुके हैं, बहुत ही फेमस है मैग्नेटाइट की, है ना। मैग्नेटाइट आप कह सकते हो मतलब मिलता है, लेकिन हेमेटाइट जो है वो इंडिया में ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद तीसरी बेल्ट हमारे पास बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु या फिर तुमकुरु बेल्ट, मतलब 4 यहाँ पे माइंस मिलेंगी, बहुत ही फेमस। 4 माइंस बहुत ही फेमस कर्नाटका वाली साइड पे, चारों लिख लो। कौन कौन सी, बल्लारी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग। नेक्स्ट चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मिलता है यहाँ पे, बहुत ही फेमस, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद तो ये पांचों याद रखनी है। बेल्लारी, बेल्लारी एक स्टील प्लांट भी है बहुत ही फेमस, यहाँ से स्टील बनाया जाता है। चित्रदुर्ग हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, तुमकुर हो गया,
कुद्रेमुख। चारों की, ये पांचों की पांचों जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटका स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में। कौन सा पूछ रहे हो दिलप्रीत? बल्लारी है, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलुरु है, तुमकुरु है, कुद्रेमुख है। ये कुद्रेमुख माइंस बहुत ही फेमस है, कुद्रेमुख। चलो नेक्स्ट आ जाओ, महाराष्ट्र गोवा। महाराष्ट्र गोवा में बहुत ही फेमस, महाराष्ट्र गोवा में आपको मिलेगी रत्नागिरी, बस एक ही है यहाँ पे तो, और कुछ है ही नहीं। कुछ भी पूछ लें, ये ओनली आयरन नहीं, इसमें आपको और भी रिजर्व्स मिलते हैं यहाँ पे, कोल का भी मिलता है यहाँ पे, तो एक ही है बस यहाँ पे, रत्नागिरी माइन। रत्नागिरी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, तो उसका एरिया जो है वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का, ये पूरी बेल्ट फैली हुई है गोवा तक, इसलिए महाराष्ट्र और गोवा दोनों स्टेट में आती है। और यहाँ से निकलता है रॉ आयरन, कच्चा लोहा, जो कि ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे एक पोर्ट है गोवा में, मार्मेगांव पोर्ट, तो वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको, ये एक्सपोर्ट यूनिट है। तो इसका मतलब आपको पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा आयरन तो हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। मार्मेगांव पोर्ट गोवा में, तो इसलिए ये बेल्ट का नाम जो है वो इसी नाम से रखा हुआ, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है, तो बहुत ही फेमसली याद रखनी है जो आयरन और माइंस हैं, जैसे कि अब मैं स्टेट वाइज नहीं करवाऊंगा आपको, बेल्ट वाइज नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो सबसे पहले थी बादाम पहाड़, बादाम पहाड़। तो बादाम पहाड़ जो है वो हमारे पास कौन सी जगह पे थी, मयूरभंज में, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा में ये माइन होगी। नेक्स्ट होगी हमारे पास गुआ और नोआ मुंडी, ये हमारे पास आ जाएगा झारखंड के अंदर, सबसे ज्यादा झारखंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा झारखंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद बस्तर बेल्ट, बहुत ही फेमस बस्तर बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही फेमस जो है वो माइन मिलेगी, और उसका नाम क्या है, बेलाडीला, बेलाडीला। बहुत ही फेमस है, एक्सपोर्ट यूनिट है, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ में जो है वो यहाँ से हम आयरन से स्टील को बनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ गया हमारे पास अगला एरिया, वो है हमारे पास कर्नाटका वाला। कर्नाटका में 5 माइंस हमने लिखी थी, बल्लारी माइन, चिकमंगलुरु माइन, तुमकुरु माइन, कुद्रेमुख माइन, एंड एक कौन सी रहेगी, बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दो हैं सी से, एक हो गया तुमकुरु, एक हो गया कुद्रेमुख। तो ये 5 माइंस कर्नाटका में, और एक महाराष्ट्र में हमने लिख ली, गोवा में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वो रत्नागिरी माइंस कहते हैं उसको। क्लियर हो गया यहां तक? यस। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला आते हैं हम इसके बाद मैंगनीज। मैंगनीज, तो अगर आप मैंगनीज की यहाँ पे बात करोगे तो मैंगनीज बेसिकली सबसे ज्यादा फिर से वहीं उड़ीसा झारखंड वाले एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर आप उड़ीसा और मध्य प्रदेश को कंबाइन करोगे तो 50% से ज्यादा आपको मैंगनीज इन दोनों स्टेट्स में मिल जाएगा। उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश को अगर कंबाइन कर देंगे तो मैक्सिमम आपको इन दोनों स्टेट्स में मिलेगा, अदरवाइज दोनों स्टेट्स में ऑलमोस्ट बराबर सा है। लेकिन उड़ीसा फिर भी हम कहते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का पूरे इंडिया में। तो आप थोड़ा सा जो है वो बस इतना याद रख सकते हो। और जहाँ पे आपको कह सकते हो कि आयरन मिलता है, उन्हीं एरियाज में जो है वो आपको जनरली क्या मिलता है, मैंगनीज भी मिलता है। जिन एरियाज में आपको आयरन और मिलता है, उन एरियाज में आपको मैंगनीज की जो माइंस है वो भी मिलती हैं। तो इसमें कोई ज्यादा याद रखने वाला नहीं है मैंगनीज के बारे में, ना ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास जो है वो है माइंस, मतलब यहाँ पे जो है वो मिलती हैं। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे रत्नागिरी है तो वहां पे आपको मैंगनीज भी मिलेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। रत्नागिरी, रत्नागिरी हो गया हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा मैंगनीज। ठीक है, आपको जो है वो आप कह सकते हो एरिया जो है केंदुझार हमने लिखा था, केंदुझार, केंदुझार, मयूरगंज और केंदुझार उड़ीसा के अंदर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये सेम वही माइंस हैं, वही है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपने याद रखना है हमारे पास जो है वो 3 माइंस जो है वो यहाँ पे बहुत ही फेमस हैं। बालाघाट माइंस एक लगा देना, बालाघाट अभी हम करेंगे बालाघाट माइंस। ठीक है,
बालाघाट माइंस कहाँ पे है? बालाघाट माइंस पता हो किसी को? मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, मध्य प्रदेश में आपको बालाघाट माइंस मिलेंगे। बहुत ही फेमस है, हम अभी करने वाले हैं बालाघाट माइंस को, मध्य प्रदेश में बालाघाट। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में एक और कर सकते हो, रत्नागिरी के साथ नागपुर भी कर सकते हो, लेकिन वो माइंस नहीं है, वो एरिया है बेसिकली, तो वो माइन का नाम दे दोगे तो वो अलग सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है, रत्नागिरी, केंदुझर और बालाघाट इसमें ऐड कर दिए बस, और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद अगला मैंगनीज के बाद हमारे पास नॉन फेरस में आ जाओ, और नॉन फेरस में हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? कॉपर, मोस्ट फेमस कॉपर। कॉपर का सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कॉपर। चलो, कॉपर में सबसे पहले हम माइन लिखेंगे कौन सी? वैसे 3 माइंस इसमें याद रखनी है आपने, 3 स्टेट्स की अलग अलग। एक तो आपने मध्य प्रदेश की याद रखनी, अभी हमने की है बालाघाट माइन। बालाघाट माइन बहुत ही फेमस है, सबसे ज्यादा मतलब आप कह सकते हो मध्य प्रदेश में यहीं से जो है वो निकलता है, बालाघाट, बालाघाट माइन। फिर आ जाओ राजस्थान में एक बहुत ही फेमस खेतड़ी माइन, खेतड़ी माइन राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक और भी लगा सकते हो, उदयपुर। ठीक है, वो जगह का नाम हो गया तो माइन को यही नाम दिया गया, तो खेतड़ी माइंस एंड उदयपुर जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बालाघाट माइंस हो गया। झारखंड में आ जाओ, झारखंड में लगा लो 2, एक तो सिंहभूम, सिंहभूम बहुत ही फेमस है, सिंहभूम अभी आयरन ओर के लिए करके हटे हैं, सिंहभूम। एक आप और लगा लियो यहीं पे, हजारीबाग, हजारीबाग। ये दोनों कॉपर के लिए, सारी कॉपर के लिए, मतलब यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्पेशली, तो याद रखना है इसको। क्लियर? तो ये 5 माइंस याद रखने, 3 बहुत ही फेमस है इसमें, बालाघाट, सिंहभूम एंड खेतड़ी। और मेरे ख्याल से ये तीनों एनसीईआरटी ने शायद दी भी हुई हैं, ये दोनों ने दी हुई, हजारीबाग और उदयपुर, ये याद रखियो, हजारीबाग और उदयपुर, ये नहीं दो। चेतड़ी इन राज्य, खेतड़ी है ये, खेतड़ी माइंस इन राजस्थान, बालाघाट इन मध्य प्रदेश। बस यार 2 झारखंड में है, 2 राजस्थान में है। ठीक है, एक जो है वो आपने याद रखनी है, कहाँ पे है आपके पास? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाली बालाघाट, राजस्थान वाली खेतड़ी एंड उदयपुर, झारखंड वाली सिंहभूम, और साथ में हजारीबाग। ये 5 माइंस याद रखोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ बॉक्साइट की, बॉक्साइट माइंस। बहुत ज्यादा मतलब बॉक्साइट के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि जो है वो एल्यूमिनियम, जहाँ पे माइंस है, एल्यूमिनियम की कोई एक्सक्लूसिव माइन नहीं है, जहां से बॉक्साइट निकलता है वहीं से एल्यूमिनियम निकलता है, तो एक्सक्लूसिव कोई नहीं है क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो हमारे पास एरियाज तो बहुत हैं, जैसे अमरकंटक हिल्स, हजारीबाग जो है वो झारखंड के अंदर, झारखंड, सिंहभूम एंड हजारीबाग दोनों झारखंड के अंदर, खेतड़ी और उदयपुर राजस्थान, बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश। चलो बॉक्साइट में आ जाओ, बॉक्साइट के अंदर सबसे पहले अमरकंटक, अमरकंटक तो आपको पता ही है कौन सी स्टेट में हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। फिर आ जाओ सिंहभूम, सिंहभूम देखो तीनों में लिख रहे हो, तो सिंहभूम तो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, झारखंड, सिंहभूम हो गया झारखंड। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में एक और भी कर सकते हो, अमरकंटक तो लिख लिया आपने, एक और भी लिख सकते हो, दैट इज वो छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है एरिया, चलो लिख लो कतनी माइंस, कटनी या कतनी, कतनी माइंस। एक बार एनसीईआरटी में चेक करियो, लिखा हुआ है कतनी माइंस, कतनी, अमरकंटक, ये दोनों मध्य प्रदेश में। झारखंड में एक लिख लो, बहुत है, सिंहभूम याद रखोगे, झारखंड में सिर्फ एक ही लिखना है। एक लिखो बिलासपुर,
बिलासपुर, ये आपने एक रेंज सुनी होगी मैकाल रेंज, वहां पे मिलती है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़, ये पूरी बेल्ट है बेसिकली, कतनी अमरकंटक से लेके ना बिलासपुर तक की एक पूरी बेल्ट है ये। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ वाले एरिया में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये पूरी बेल्ट है जिसमें आपको कतनी मिल गया, अमरकंटक मिल गया, बिलासपुर मिल गया जो कि मैकाल हिल्स में है छत्तीसगढ़। सिंगभूम हो गया, अमरकंटक आपको नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा एक लिखो, ओडिशा में ओडिशा में बहुत माइंस हैं बॉक्साइट की, तो एक दो सिर्फ आपने याद रखनी है। कोरपुट याद रखोगे, ओडिशा, ओडिशा आयरन ओर की भी मिल जाती है कोरपुट में। कालाहांडी, ओडिशा, ओडिशा। संबलपुर, संबलपुर, ओडिशा, संबलपुर, ओडिशा। तो ये भी हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट की माइंस जो है वो बेसिकली कहाँ पे। कोरपुट याद रखना है, कोरपुट ओडिशा, कालाहांडी ओडिशा, संबलपुर ओडिशा, संबलपुर ओडिशा। बिलासपुर हमारे पास हो गया छत्तीसगढ़ वाली साइड पे, मैकाल रेंज, मैकाल हिल्स याद कर सकते हो। सिंगभूम हो गया झारखंड वाली साइड पे, कतनी अमरकंटक हो गया मध्य प्रदेश वाली साइड पे। ठीक है, तो ये वाली याद रखनी है। कर्नाटका वाली साइड पे आपको कोई नहीं मिलेंगी, जितनी भी मिलेंगी आपको इसी साइड पे मिलेंगी, मतलब 3 स्टेट्स आपस में कंबाइन है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बस इन्हीं 3 एरियाज में आपको मिलेंगी बॉक्साइट की, बस और कहीं नहीं मिलेंगी आपको पूरे इंडिया में। डन यहां तक? लिख लिया बॉक्साइट का भी? Yes, sir. Yes, sir. अगला आ जाओ, अगला हमारे पास आएगा कोल। अगला हमारे पास आ जाएगा कोल। कोल को इंपॉर्टेंट कर लो, एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर जा रहे हैं। हाँ जी, तो आप मुझे बताओ कोल के लिए, अच्छा हमने एक बात नहीं लिखी थी, कॉपर जो था वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में मिलता है? सबसे फेमस माइन कॉपर की, खेतड़ी माइन। ठीक है, याद रखना है, सबसे ज्यादा खेतड़ी माइन से निकालते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंडिया कॉपर जो है वो खेतड़ी माइन से निकाला जाता है। चलो कोल पे आ जाओ। कोल, कोल बहुत ही फेमस है हमारे पास। कोल की तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने पड़ेंगी, बहुत ज्यादा भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टेट वाइज लिखते हैं, चलो झारखंड लिखते हैं सबसे पहले। मोस्ट फेमस जरिया माइन, जरिया, और अभी तेज ने बता भी दिया, जरिया माइन। बोकारो माइन, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट है बहुत फेमस, बोकारो। ये दोनों याद रखनी है झारखंड के अंदर। कोल की याद रखनी है जरिया, जरिया सबसे फेमस है, जरिया जो है वो सबसे फेमस है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली कोल सी याद रखियो, जरिया एंड बोकारो। ठीक है, चलो झारखंड में दोगी। अब आ जाओ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मिलेगी रानीगंज। रानीगंज बहुत ही फेमस कोल फील्ड है वेस्ट बंगाल का। इवन ये आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट कोल माइन है इंडिया की, फर्स्ट कोल माइन ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल के ऊपर ही कब्जा किया था, तो उन्होंने सबसे पहले रानीगंज से कोल निकालना स्टार्ट किया था, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो इसलिए ओल्डेस्ट वन कह सकते हो आप। क्लियर? तो रानीगंज हो गया, जरिया हो गया, बकारो हो गया। नेक्स्ट आ जाओ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा बहुत ही फेमस है, कोरबा इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा में एक मिलेगी तलचर। कौन सी? तलचर।
उड़ीसा के नीचे आ जाओ तेलंगाना, तेलंगाना में आपको एक मिलेगी सिंगरेली, सिंगरेनी। तमिलनाडु बहुत ही फेमस नवेली, नवेली, नावेली। क्लियर? तो ये वाली जो है वो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये जो आप यहाँ पे याद रखोगे। चलो, ओल्डेस्ट वन हो गया रानीगंज। रानीगंज इज द ओल्डेस्ट वन। चलो, कोल के बाद आ जाओ, इसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स। ओल्डेस्ट वन इज डिगबोई इन असम। प्रीवियस स्लाइड लिख लो फटाफट। अच्छा, कोल में ना एक बात लिखनी रहेगी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है। मेरे ख्याल से पता होगा शायद, लेकिन फिर भी चलो। हाँ, दिलप्रीत ने पूछा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का इज एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद पीट। मतलब सबसे पुअर क्वालिटी का कोल इज पीट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट। तो आपने याद रखना है इसको। चलो अगला आते हैं, ऑयल के ऊपर थे। डिगबोई याद रखना है, ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व ऑफ इंडिया। डिगबोई रिफाइनरी भी ओल्डेस्ट है, मुझे ईयर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद 1901 में ये डिगबोई जो है वो वहां पे ऑयल निकालना हमने स्टार्ट किया था, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 1900 कहीं ना कहीं दिमाग में आया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पड़ा होगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, असम के अंदर ही नहार कटिया, बहुत ही फेमस है नहार कटिया, लेकिन ये पुरानी हो चुकी है अब। डिगबोई में तो बहुत ही कम निकलता है, हम छोड़ भी रहे हैं अब, तो उसको बंद कर देंगे क्योंकि निकल ही नहीं रहा। डिगबोई, नहार कटिया, ये दोनों असम के अंदर है, याद रखना है। नेक्स्ट गुजरात में आपको बहुत फेमस मिलेगा, कलोल मिल जाएगा गुजरात में, कलोल। अंकलेश्वर मिल जाएगा गुजरात में, अंकलेश्वर ये ऑफ साइड है, मतलब ये पानी के ऊपर बना हुआ है, अंकलेश्वर बहुत फेमस है। कलोल एंड अंकलेश्वर, एंड अंकलेश्वर। ठीक है, गुजरात में दो जो है वो खास तौर से आपने याद रखना है, अदरवाइज गुजरात में और बहुत हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम में हैं, जैसे वडोदरा आपको मिल जाएगा, वडोदरा, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। हजीरा आपको मिल जाएगा, हजीरा, ये भी मतलब गुजरात वाली साइड पे आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वडोदरा और हजीरा जो हैं वो ऑयल रिजर्व कम है, ये पाइपलाइन के साथ कनेक्टेड है, बस इतना थोड़ा सा मतलब याद रखियो, ये पाइपलाइन के साथ। तो मेन तो यहाँ पे कलोल और अंकलेश्वर ही हैं जो मेन है, जो आपने याद रखनी। नेक्स्ट दो आपको महाराष्ट्र वाली साइड पे मिलेंगी, मतलब दो आपको असम में, दो आपको गुजरात में, दो आपको जो है वो कहाँ पे मिलेंगी, महाराष्ट्र में। और दो महाराष्ट्र में कौन सी हैं, बेसेन, और एक हमारे पास है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई भी पानी के ऊपर बनी है, बेसेन भी पानी के, बेसेन आइलैंड है बेसिकली, छोटे दमन एंड दीव वाली साइड पे, बेसेन एंड बॉम्बे हाई। तो ये दो महाराष्ट्र, दो गुजरात, दो असम। कलोल और अंकलेश्वर गुजरात, गुजरात। ये ना एक पाइपलाइन बिछी हुई है, कलोल अंकलेश्वर से जाती है और यूपी की साइड पे चली जाती है, यूपी मतलब हरियाणा, ठीक है, इवन अब तो ये जम्मू कश्मीर तक एक्सटेंड कर दी है। तो इतनी बड़ी पाइपलाइन जो है बिछाई हुई है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद गोल्ड, गोल्ड माइंस। सबसे फेमस हत्ती गोल्ड माइन, हत्ती गोल्ड माइन।
एक कोलार गोल्ड माइन, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है पहले एनटीएससी में, कोलार गोल्ड। दोनों कहाँ पे दोनों कहाँ पे मिलेंगी? कर्नाटक में। कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद गोल्ड की ओर, झारखंड में लिखो एक लावा गोल्ड माइन। हाँ, माइंस को गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है टेंडर बेसिस पे, किसी प्राइवेट फर्म को देती है, दे देती है निकालने के लिए, लेकिन जितना भी मिनरल निकलेगा वो लेके सरकार ही जाती है। जैसे गोल्ड माइंस का सारा सरकार का है ना। लेकिन जो मिनरल्स बाकी हैं जैसे आयरन और, ये सारा सरकार नहीं होता। इसमें क्या होता है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी कंपनी को, तो वो भी यूज करते हैं उसको। ठीक है, ये ऑन द टेंडर बेसिस होता है किसको इशू किया जाता है। लावा गोल्ड इन झारखंड। एक यूपी में भी है, सोनभद्रा, बहुत ही फेमस है। अभी गोल्ड निकला भी है वहां से, सोनभद्र में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, रिसेंट न्यूज में था। क्लियर? तो ये वाली याद रखें, सबसे फेमस कर्नाटका, सबसे ज्यादा आपको कर्नाटका में मिलेगा। एक ना उसकी भी लिख लियो, शायद एनसीईआरटी ने दी नहीं, मुझे पक्का नहीं कंफर्म, यूरेनियम की दी हुई है एनसीईआरटी में? यूरेनियम की नहीं दी हुई, चलो फिर भी एक दो माइन लिखवा देता हूँ, चलो एक कर लो, ज्यादा मत करियो। सबसे फेमस जादूगुड़ा माइंस, है ना, उससे लोकेशन पता लग जाएगी। चलो, जादूगुड़ा माइन बहुत ही फेमस है झारखंड के अंदर फॉर यूरेनियम। यूरेनियम सबसे ज्यादा यूरेनियम झारखंड में मिलता है। कौन कौन सी रहेगी अब? डायमंड की रहेगी, डायमंड की लिख लो। डायमंड, यूरेनियम की लिखिए, डायमंड की भी लिख लो। एक तो कोल्लूर, ये वो कोल्लार वाली नहीं है, ये अलग है, कोल्लूर, KOLLUR, आंध्र प्रदेश, डायमंड निकलता है यहाँ से। एक बहुत ही फेमस पन्ना, जिसको आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दो लिख लो बस, फेमस हैं जो। न्यूक्लियर रह गया ना, यूरेनियम की एक ये जादूगुड़ा झारखंड के अंदर, ये लिखी थी मैंने यहीं पे, ये रही जादूगुड़ा माइंस। नेक्स्ट आ जाओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, ज्यादा मतलब बर्डन नहीं करूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिख लो। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो कुंडाकुलम। कुंडाकुलम सबसे फेमस है ये, कुंडाकुलम। तमिलनाडु में आपको मिलेगा ये कुंडाकुलम। ये वो आपने रिवर सुनी होगी, पेरियार रिवर, ये उसके ऊपर बना हुआ है कुंडाकुलम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज कैगा, बहुत ही फेमस, कैगा इज इन कर्नाटका। कैगा इज इन कर्नाटका, बहुत ही फेमस है कैगा। मैं लिखवाई इंपॉर्टेंट रहा हूँ, 5-7 ही लिखेंगे बस। कैगा के बाद तारापुर, तारापुर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नहीं, ये न्यूक्लियर है सारा। वो डायमंड वाली तो 2 लिखवाई ना मैंने, पन्ना और एक कोल्लूर। कोल्लूर शायद आपने आंध्र प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट सुनी होगी, गंतूर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे है ये कोल्लूर। वहां पे है ये कोल्लूर, उसको गंतूर भी कह सकते हो, कोल्लूर जगह का नाम है। तो ये डायमंड की थी। गोल्ड की जो है वो हमने एक ही, गोल्ड की जो है वो हमने 3 लिख ली है, तीनों याद रखनी है गोल्ड की। 4 लिख लिए, वन झारखंड वाली भी लिखवा दी, ज्यादा फेमस नहीं है झारखंड वाली, लेकिन फिर भी। सोनभद्रा बहुत, ये न्यूज में रहा अभी, सोनभद्रा यहाँ पे निकला है गोल्ड अभी है, ये सबसे फेमस है, हत्ती और कोलार। डायमंड की एक लिख ली।
यूरेनियम की भी लिख ली दो, ठीक हो गया। चलो, तो मैं लिखवा रहा था आपको पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुंडाकुलम हो गया तमिलनाडु में, कैगा हो गया कर्नाटका में, तारापुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट काकरापर या ककरापर, ककरापर वैसे तो बंद है ये, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि कौन सी स्टेट में आपको मिलेगा, गुजरात में, ककरापर। नेक्स्ट इज नरोरा, अगेन यूपी का बहुत ही फेमस पावर प्लांट, बंद है ये भी, चल नहीं रहा अभी, नरोरा। और नेक्स्ट लिख सकते हो रावत बाटा, रावत बाटा, या इसको कह देते हैं, अब तो नाम चेंज कर दिया इसका, सिर्फ राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कह सकते हो इसको, तो राजस्थान में, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन रावल बाटा या रावत बाटा करके पूछ सकता है, रावल बाटा या रावत बाटा करके, तो ये पुराना नाम है। अच्छा, आपने एक डैम सुना होगा, है ना, आपके सिलेबस में है, चलो मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। तो ये अपने पावर प्लांट जो है वो न्यूक्लियर के याद रखने। तो रावल बाटा अभी मैं नाम लूंगा, एक रिवर निकलती है यहाँ से, और यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, अभी रिवाइज करवा रहा हूँ आपके जो डैम है, फटाफट लिख लिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यस सर। डन हो गया। चलो, तो देखो मैं आपके सिलेबस वाले ही करवाऊंगा, मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में 8 थे शायद, कोशिश करूंगा कि मैं 8 के 8 करवा दूं, मुझे याद है शायद। सलल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? सलल रिवर कौन सी है? रिवर और स्टेट दो चीजें बतानी है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो स्टेट होगी, और रिवर कौन सी होगी? चेनाब, ठीक है, याद रखना है। सलल बाखड़ा नंगल तो चलो आपको पता ही है, बाखड़ा नंगल कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सतलुज। सतलुज। पंजाब नहीं लिखोगे भी बाखड़ा नंगल के लिए, याद रखना मेन डैम हिमाचल प्रदेश में ही बना हुआ है बाखड़ा नंगल का, क्योंकि सतलुज वहीं से ओरिजिनेट होके पहले हिमाचल में आती है, हिमाचल से पंजाब में आती है, ठीक है, पंजाब नहीं लगाना कभी भी। फिर बाखड़ा नंगल के बाद आप वो मैं बात कर रहा, राणा प्रताप सागर, राजस्थान। चंबल। राणा प्रताप सागर राजस्थान, और रिवर कौन सी है? चंबल। चंबल। ये है वो एरिया जो मैं बात कर रहा था रावल बाट्टा वाला, जहां पे राणा प्रताप सागर है। चलो, और सरदार सरोवर, ये तो कर दोगे फटाफट टिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर रहा हूँ, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? गुजरात। रिवर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर। अच्छा, तुंगभद्रा रिवर कौन सी है? नर्मदा। अरे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ही रिवर है, तुंगभद्रा ही रिवर है, कर्नाटक। कर्नाटका। और तुंगभद्रा बताओ किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, याद नहीं आपके? अच्छा, नर्मदा तो चलो मेन रिवर है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है बताओ फटाफट? यमुना। यमुना की, ठीक है। सतलुज किसकी है? इंडस। चेनाब किसकी है? इंडस। सतलुज लॉन्गेस्ट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की चेनाब। चलो, और कौन से रह गए? नागार्जुन सागर, नागार्जुन आंध्र प्रदेश। कृष्णा कौन सी रिवर। स्टेट में? आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर। रिवर कृष्णा, मेन कृष्णा। और कौन सा रह गया डैम? हीराकुद। हीराकुद डैम, हीराकुद डैम, ओडिशा, महानदी। महानदी। अच्छा, महानदी की ओरिजिनेशन स्टेट कौन सी है? महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होती है? क्योंकि इसका ओरिजिनेशन पॉइंट नहीं पूछेगा कोई भी आपको। महानदी ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से, याद रखना है। और नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश से, अमरकंटक हिल से। चलो, हीराकुद के बाद एक रह गया हमारे पास, टेहरी। टेहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर? स्टेट उत्तराखंड। हाँ, रिवर गंगा भी लिख सकते हो, लेकिन भागीरथी लिखा करो। जब उत्तराखंड स्टेट लिखते हो तो भागीरथी, जब यूपी लिखोगे तो गंगा लिखोगे, बस इतना थोड़ा सा, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, अदरवाइज सेम ही।
तो ये आपने थोड़े से डैम भी जो है वो साथ में याद रखने। अच्छा एक और बताता हूँ, रिहांड डैम, बताओ कौन सी रिवर के ऊपर है? हिंट देता हूँ, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। रिहांड डैम, किसी को नहीं पता? सोन। यस, सोन रिवर, स्टेट यूपी, सोन रिवर। इसलिए इसके पास ना एक जगह बनी हुई है सोनभद्र, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है। सोनभद्र मतलब सोन रिवर के ऊपर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा कोई रिहांड डैम का कोई दूसरा नाम भी बता सकता है? जैसे राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर कह देते हैं हम इसको, रिहांड का भी नाम जो है वो याद रख सकते हो, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, दैट इज रिहांड डैम। चलो ये डैम जो है वो आपने थोड़े से याद रखने, मेन मेन है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैंने कोल के रिलेटेड कोई कुछ पूछना था कि लिग्नाइट के बाद कौन सा आता है प्रायोरिटी में? एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, ओके PE8। सर। दिस इज ओके द सर। लोएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। आपको पूछ सकता है हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होगी? एंथ्रासाइट की। हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस में होगा? एंथ्रासाइट में। 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइट में, बस उसके बाद 10-10, 12-12% का डिफरेंस है सब में। ओके सर। चलो डन है यहां तक? कोई यस डाउट तो सर। नहीं? अच्छा अब मुझे बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स में और प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तो कर लोगे? यस सर। तो उसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है उसको। उसमें याद रखना है कि ऑनरशिप के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया। पहला पार्ट तो अपने ये कवर करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स पढ़नी है उसकी। एग्जाम्पल में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है ये रिसोर्स है, लाइक आपको पूछ लेंगे बायोटिक है, अबायोटिक है, एग्जाम्पल देके पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में यही बन सकते हैं, क्योंकि इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार रीड जरूर करना है, छोड़ना कुछ नहीं हमने। दूसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, उसमें कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, कुछ खास है भी नहीं उसमें। हाँ एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आ सकता है आपको। हाँ स्टेज 1 वाली तो यार पढ़नी है पंजाब को छोड़ के, वो तो पढ़ ही लो। खास करके मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमिक्स और सिविक्स का, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और सिविक्स में बीच की चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी नहीं लिखता, लेकिन वहां पे आपको पूछ सकते हैं। पंजाब वाला छोड़ दियो। प्रिंट कल्चर करना है, जो मैंने आपको बुक्स लिखवाई थी बस वहीं पढ़ लियो, जो मैंने आपको शीट सी दी थी या लिखवाई थी बुक्स, वो वाली बस। खास करके चार्ल्स डिकन या इंडियन ऑथर्स की जो है वो बहुत फेमस है। न्यूज़पेपर जो इंडियंस ने किसी ने स्टार्ट किया था, जैसे एक ही, वैसे तो मेरे ख्याल से बताया हुआ है, सिर्फ बंगाल गैजेट का ही बताया हुआ और तो कुछ बताया नहीं हुआ, ठीक है, वो और कुछ नहीं उसमें याद रखना। ठीक, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए चैप्टर को, ठीक है। उसमें परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किसको कहते हैं, सबसिस्टेंस किसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं। SST टेस्ट, मतलब ये पूछ रहे हो कि जो हो चुके हैं वो वाले, वो सारे रिवाइज कर सकते हो, जितने भी हो चुके हैं वहां से मल्टीपल चॉइस रिवाइज कर ली। लेकिन ज्योग्राफी में मैं आपको गाइड करूंगा कि एक तो वाटर रिसोर्सेज, सॉरी ड्रेनेज वाला चैप्टर, और एक आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ वाला, जो नेशनल पार्क एनसीईआरटी ने बताए हुए हैं वो वाले, प्लस जो ये अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट किया है, ये अपने तीनों मैप के ऊपर करने हैं। मैप 2-3 लेके ना उसके ऊपर रफली ड्रॉ करके देखने, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, आपको पता लग जाए, वहां पे आ सकता है ड्रॉ बेसिस पे, प्लॉट किया होगा वहां पे पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं हमने रीड नहीं किए, उनमें प्रॉब्लम है, जैसे कौन क्लोथिंग से बताओ हिस्ट्री। बताओ, मैं आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा रिवाइज, बताओ। सर एक क्लोथिंग, एक क्रिकेट, क्लोथिंग, क्लोथिंग तो छोड़ दो, वो तो करना ही नहीं है हमने, छोड़ दो। और सर एक क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट वाले में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट और पॉइंट। सर पीजेंट्स वाला एक चैप्टर है, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। हाँ, मैं दोनों के आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो लिखवा दूंगा। वैसे तो और सर इसमें एक पीजेंट एंड फार्मर में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वियतनाम वाला छोड़ दो, क्योंकि वियतनाम वाला अब एनसीईआरटी ने काट ही दिया। पहले तो एनसीईआरटी में था चैप्टर वैसे कटवाया हुआ था, अब एनसीईआरटी ने काट दिया। सर एक पैस्टोरलिस्ट वाला भी पेस्टोलिस्ट है। वाला, हाँ पेस्टोलिस्ट में मैं आपको लिखवा दूंगा कौन कौन सी कम्युनिटीज जो है वो कहाँ पे, बस इसमें यही याद रखना है कि जैसे गुज्जर बकर वाला कम्युनिटी कहाँ की है, मसाई कम्युनिटी कहाँ की है, बस यही याद रखना है। हमने कम्युनिटी पूछ सकते हैं, क्लोथिंग काट दो, क्लोथिंग तो करना ही नहीं, क्लोथिंग तो करना ही नहीं है। वैसे तो सर क्रिकेट और वाला भी नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको दो तीन चीजें इसमें जो है, जैसे पहला क्रिकेट क्लब कहाँ पे बना, बाई चांस आ गया तो हम कर लेंगे कवर उसको। और सर ये सर कंज्यूमर ग्लोबलाइजेशन। राइट्स, सर ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर राइट्स इकोनॉमिक्स वाला वाला कह रहे चैप्टर। यस सर। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स वाला कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है चैप्टर ज्यादा, मतलब पढ़ने वाला ही है ज्यादा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको पता है, तो अगर पढ़ोगे मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप ऐसे करियो, एक टारगेट रख लो कि अगली क्लास जो हमारी अगले हफ्ते होगी उसमें ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आपने पढ़ के आना है, ताकि अगर डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लो, नहीं मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ज्यादा पढ़ने वाला है ये चैप्टर रेदर देन समझाने वाला, इसमें कुछ खास है नहीं। और सर हिस्ट्री वाला ग्लोबलाइजेशन, उसमें कैसे? वो भी सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बताया हुआ, वो बताया हुआ कि किस तरह से चेंजेस आए हैं सोसाइटी के अंदर। उसमें भी दिक्कत है ग्लोबलाइजेशन हिस्ट्री वाले में, मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये वाले चैप्टर्स के मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बताने हैं। सर एक ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर भी है, वो भी करना है। ह्यूमन राइट्स वाला तो कोई नहीं है। कंज्यूमर राइट्स वाला। हाँ, कंज्यूमर राइट्स करना है, बिल्कुल कंज्यूमर राइट्स करना है। कंज्यूमर राइट्स तो टफ नहीं है बिल्कुल, उसमें कोई एक्ट ही है बस, जो आपने याद रखना है, एक्ट ही आपको पूछेंगे कंज्यूमर के बेसिस, जैसे पॉस्को एक्ट पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया, यही पूछेंगे। ओके सर। बस एक एग्जांपल लिख देंगे कि यार आप कोई चीज लेने गए, वहां पे आपको ये डिस्प्यूट आया, तो आप कौन से एक्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, बस ऐसा कुछ क्वेश्चन। पहले भी ऐसे ही आता था, अब भी ऐसे ही आएगा अगर आया तो। सर और जो आप ये इकोनॉमिक्स और सिविक्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता रहे हो, वो टॉपिक्स बता दो कौन से मैंने मतलब सारे करवाए हुए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, हमने लास्ट ईयर किए थे। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, शेड्यूल्स। ठीक है, शेड्यूल्स में आपके 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, 8वां 9वां शेड्यूल करोगे, 10वां 11वां करोगे, 12वां करोगे, तो इसमें काफी चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। 8वां और 9वां जो है, सॉरी 7वां और 8वां, 9वां 10वां नहीं, 7वां और 8वें में आप 7वां आपका फेडरलिज्म है, 8वां लैंग्वेजेस है, तो इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 11वां 12वां जो है वो बताता है आपको पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में, तो ये भी फेडरलिज्म, और जो है वो दूसरा चैप्टर जो है वो हमारे पास पावर शेयरिंग, उसमें भी आ जाता है। तो ये दोनों चीजें तो वहां पे आ जाएंगी, तो शेड्यूल से वो चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, और बिल्स भी हमने किए थे। ठीक है, बिल्स में आपको मनी बिल्स वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो पूछा जा सकता है, मनी बिल से रिलेटेड हमेशा आता है वैसे, तो आ जाता है क्वेश्चन। मैंने आपको जो चीजें करवाई हैं बस वहीं से कर लियो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो पढ़ लियो बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पीएम्स के नेम तो नहीं लर्न करने? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। ओके सर। सर और इकोनॉमिक्स में सिर्फ वो मॉनेटरी पॉलिसी और नेशनल हाँ, मैं इनकम ही? बताता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, बजट भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स में तो कुछ खास नहीं था, बस यही याद रखना है कि किस तरह से स्टार्ट हुए थे, कौन सी कंट्री से बोरो किया था। हाँ, एक टॉपिक यार आपने याद करवा दिया, सेंसस करवाना है मैंने आपको। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले यही करवाना है, 2011 का सेंसस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंसस मैंने आपको लिखवाए भी हुए पहले भी, लेकिन एनटीएससी 1 में क्वेश्चन आया नहीं सेंसस से रिलेटेड, अब शायद आ जाए 2 में, डाल देंगे शायद। तो सेंसस करना है हमने, ये मुझे याद भी करवा दियो, मैं आपको क्वेश्चन करवाने हैं सेंसस के, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बस उसमें भी कोई 20 15 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। सर इस बार कोई चेंजेस तो नहीं आई ना सेंसस में? वही पिछले वाला ही याद करना है? हाँ, 2021 का तो अभी आया नहीं, 2023 तक आएगा, 2023-24 तक आएगा वो तो, अभी तो कोई है नहीं उसमें, क्योंकि डिजिटल सेंसस आ रहा है अभी। तो 2011 का ही है बस हमारे पास लेटेस्ट।
पंजाब का भी हमने करना ही नहीं, अभी तो हमने इंडिया का ही करना है सिर्फ। और जो पहले आपको सेंसस करवाया हो वो ध्यान से पढ़ लेना एक बार। सेंसस जो पहले करवाया था आपको वो पढ़ लेना कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी, लिटरेसी सबसे ज्यादा किसमें है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसमें है। तो ये चीजें यही पूछेंगे बस आपसे, और क्या पूछना उन्होंने। हाँ, सेंसस में जैसे मैंने आपको लिखवाया हुआ है मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। सेंसस आप अगर ना भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा से करवाऊंगा ही करवाऊंगा। करना ही करना है सेंसस तो, क्योंकि 1 में क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे उम्मीद है शायद 2 में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन मैं भी डाल दें। वैसे हर बार आता था 1 में, इस बार नहीं आया। चलो, तो आपका जो काम है वो सिर्फ आपने क्या करना है अगले लेक्चर तक, एक तो एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ना है और एक ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स वाला अच्छे से पढ़ना है। और मेरा काम क्या है कि मैंने आपको ये 4 चैप्टर्स के जो आपने मुझे लिखवाए हैं उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स मतलब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, क्रिकेट वाला हो गया, पीजेंट्स फार्मर्स हो गया, पेस्टोलिस्ट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हिस्ट्री वाला हो गया। तो इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ में हम करेंगे सेंसस। तो इससे हमारा मेजर पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेजर क्या मतलब ऑलमोस्ट 90% वो डन। फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो हम कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये भी बता दो कि अब जैसे तैयारी कैसे करेंगी, रोज कितने चैप्टर्स या कैसे करें? सब्जेक्ट वाइज करो। जैसे एक टारगेट रख लो कि आज हिस्ट्री का करना है, कि 3 दिन हिस्ट्री को देंगे। हिस्ट्री का मतलब है कि आपने 9th के पहले 3 चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने, जो भी है मतलब पढ़ना है आपने। तो उसमें लगा लो कि 9th के 1 दिन में पढ़ोगे या 2 दिन में पढ़ोगे, 1 दिन में 10th के रिवाइज करोगे, या 2 दिन में, 4 दिन बांट लो हिस्ट्री को, 3 दिन इकोनॉमिक्स को दे लो। ठीक है, 2 दिन पॉलिटिक्स को दे लो, सिविक्स को दे लो, आसान है जल्दी हो जाएगा। ज्योग्राफी को 4-5 दिन दे लो, तो धीरे धीरे करके आपके रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से करना है बस। ओके सर। कि आपके पास अभी टाइम भी कम है ना रिवाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे निकाल पाओगे, 2 घंटे निकाल पाओगे तो 2 घंटे भी निकाल पाओ तब भी आपका हो जाएगा तब तक। डन। तो ऐसे करो, हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो। हिस्ट्री में आप क्या करो, 9th के तीनों चैप्टर रिवाइज कराइयो अगले लेक्चर तक, 9th के तीनों चैप्टर। और अगर रिवाइज कर पाओगे तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास पूरा हफ्ता है, तो उसमें 3 चैप्टर तो ये हिस्ट्री के 9th के, और एक इकोनॉमिक्स का ये ग्लोबलाइजेशन, ये आपने रिवाइज करना है, और एक ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। तो 4 चैप्टर हैं जो आपने पिछले अगले 6 दिन के अंदर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर हैं, मतलब रोज भी एक को रिवाइज करोगे, 15-20 मिनट लगेंगे एक को रिवाइज करने के लिए, तब भी हो जाएगा। एस्टिमेट क्या डेट नहीं है, डेट आ चुकी है। सबको पता है डेट क्या है एनटीएससी 2 की? 24 अक्टूबर। हाँ, Yes, sir. 24 अक्टूबर। एस्टिमेट कोई नहीं है, 24 अक्टूबर को ही होगा। चलो, तो हैं अभी आपके पास 1 मंथ है, आराम से मतलब कर लोगे, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में जो काम मैंने कहा है वो करके आना है, और फिर हम अगले लेक्चर में ये 4-5 चीजें कंप्लीट करेंगे।